वेलकम टू एग्जाम एंड वेलकम टू दिस वीडियो गाइस ये वीडियो में बात करने वाले आईबीपीएस आरआरबी 2025 के एग्जाम के बारे में। नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है, एप्लीकेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। फ्रॉम 1 सितंबर टू 21 सितंबर जो है उसकी एप्लीकेशन डेट है। 21 सितंबर इज द लास्ट डेट टू बी अप्लाई। अब यहाँ पे जो वैकेंसी निकली है वो टोटल वैकेंसीज है 13,217। कितनी है टोटल वैकेंसी? 13,217। और गाइज आरआरबी जो होता है वो होता है रीजनल रूरल बैंक्स के लिए। रीजनल रूरल बैंक्स जो होती है वहां पे अगर अप्लाई करना है, वहां पे अगर आपको जॉब चाहिए तो गाइज यस, दिस एग्जाम इज फॉर यू। और इस एग्जाम के बारे में सारी डिटेल अगर आपको जाननी है तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर कट ऑफ क्या होगी और किस तरीके से कट ऑफ जो है आपको ध्यान रखनी है, किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन के वक्त कट ऑफ का ख्याल रखना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ना कौन सी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, देन वी विल गो टू एज, देन विल डिस्कस अबाउट क्वालिफिकेशन, देन विल डिस्कस अबाउट फीस, सिलेबस, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, फॉर्म फिलिंग के वक्त बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी होती है। तो वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेंगे एंड एट द एंड वी विल डिस्कस कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ पहले बात कर लेंगे एलिजिबिलिटी के लिए कौन कौन एलिजिबल है गाइस। बेसिकली यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल और मेजर क्राइटेरिया होगा दैट यू शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, या फिर सब्जेक्ट ऑफ नेपाल एंड सब्जेक्ट ऑफ भूटान। सो आई फील दैट कि मोर और सिटीजन ऑफ इंडिया इज इनफ टू अंडरस्टैंड कि आप जो है आपकी सिटीजनशिप इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए, नेशनलिटी जो है वो आपकी इंडियन होनी चाहिए। दैट्स व्हाट इट इज, ठीक है। अच्छा, एज, अब एज की बात करूं तो एज में बहुत अलग अलग क्राइटेरियाज है, तो आप देखो कैसे कैसे क्राइटेरियाज मूव होता है। जहां पर ग्रुप बी की बात होती है तो ग्रुप बी के अंदर जो आपका क्राइटेरिया है वो ऑफिस असिस्टेंट्स के लिए कितना है, बिटवीन 18 टू 28 ईयर्स। अब ये बिटवीन 18 टू 28 ईयर्स जो है वो कैसे काउंट होगा, तो एज ऑन 1 सितंबर 2025, आज के दिन मतलब 1 सितंबर 2025 के दिन से लेकर आपको काउंट करना होगा, मतलब उस दिन तक काउंट करना होगा, 1 सितंबर 2007 तक काउंट करना होगा कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या एज दे रहा है, बॉर्न बिटवीन 2 सितंबर 1997 या बॉर्न 1 सितंबर 2007। तो अभी यहाँ पे बोथ डेट जो है वो इंक्लूसिव हो जाएगी और दोनों डेट जो है वो आपको कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। तो यहां से इन दोनों डेट से जो है जिनकी भी बर्थ हुई है, मतलब यहाँ पे जो दोनों डेट्स दी हुई है उनसे जिसकी भी बर्थ हुई है ना गाइस, तो उनको कैलकुलेशन करना होगा फ्रॉम दिस डेट टू 1 सितंबर 2025 व्हेन यू आर अप्लाइंग टू दी योर कोर्स। तो आपको वो ध्यान रखना होगा वहां पर। नेक्स्ट गाइस, इसके बाद बात करेंगे ग्रुप ए के बारे में। ग्रुप ए में ऑफिसर स्केल 1 की बात होती है, जहां पे असिस्टेंट मैनेजर के लिए आप अप्लाई करोगे। सेम 18 टू 30 ईयर्स का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना होगा। देन ऑफिसर स्केल 2 के लिए आपको 21 ईयर्स से 32 ईयर्स का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना होगा। एवरीवेयर यू हैव टू सी दैट कि आपका जो ये डेट है जो आपको काउंट करना है वहां से आप काउंटिंग ठीक से रखनी है। मतलब 1 सितंबर 2025 के दिन आपकी जो एज है वो 21 या 32 ईयर्स होनी चाहिए, और आपका जो काउंट होगा वो 2 सितंबर 1993 से 1 सितंबर 2004 के इन बिटवीन आपका बर्थ बर्थ ईयर या बर्थ डेट होनी चाहिए। देन ग्रुप ए में ऑफिसर स्केल 3 के लिए एज अ सीनियर मैनेजर पोस्ट के लिए जो है वो आपके लिए 21 ईयर से 40 ईयर्स है। एंड बाकी डेट यहाँ पे दी हुई है 2 सितंबर 1985, 1 सितंबर 2004। बोथ डेट्स आर इंक्लूसिव, मतलब आपको स्टार्ट डेट टू एंड डेट इंक्लूसिवली काउंट करना होगा। अच्छा गाइस, यहाँ पर ध्यान रखना, मैनेजर के लिए ऑफिसर स्केल 2 में है और सीनियर मैनेजर के लिए ऑफिसर स्केल 3 में है, ठीक है। चलो आगे जाते हैं। अब बात करेंगे कुछ जगह पर एज रिलैक्सेशन का क्या फंडा है। देखो, जहां पर भी SC ST की बात आती है 5 ईयर का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। इफ यू आर ओबीसी एंड विद नॉन क्रीमी लेयर तो आपको जो है 3 ईयर्स का जो है वो रिलैक्सेशन मिलेगा। एंड देन पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 ईयर्स का होगा। एक्स सर्विसमैन अगर कोई है, डिसेबल्ड सर्विसमैन अगर कोई है, तो सर्विस प्लस 3 ईयर्स, मतलब जो भी आपका सर्विस का टाइम है और सर्विस और 3 ईयर जो आपका टोटल ईयर्स होंगे वो होंगे, लेकिन वो मैक्स 50 होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अदरवाइज SC ST में अगर कोई कैटेगरी में एक्समैन सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन है या डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है तो उसके लिए होगा सिर्फ 8 ईयर्स, ठीक है। चलो अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो एज रिलैक्सेशन है वो सारी पोस्ट के लिए है टिल दी PWBD, बट एक सर्विसमैन के साथ ये चेंज होना शुरू हो जाएगा।
ये सिर्फ ऑफिसर असिस्टेंट के लिए अप्लीकेबल है। देन कमीशन एक्ट सर्विसमैन अगर कोई है, फिर वो ईसीओ या एससीओ में से हो सकता है, तो उसके लिए 5 इयर्स होगा और वो ऑफिसर स्केल पोस्ट ओनली के लिए होगा। देन विडोज, डाइवोर्स एंड लीगली सेपरेटेड वुमेन्स के लिए, वुमेन जो भी रहेंगे उनके लिए एज जो अप टू 35 इयर्स होगा, जनरल हो ईडब्ल्यूएस हो, दोनों के लिए सेम है। 38 इयर्स फॉर दी ओबीसी एंड 40 इयर्स फॉर दी एससी एंड एसटी। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लेना, जो भी आपकी एज रिलैक्सेशन है, आप जिस कैटेगरी में जाते हो उस कैटेगरी में आपको एज रिलैक्सेशन का जो है वो एप्लीकेबिलिटी आ जाएगा। बट गाइस ध्यान रखो, अगर आप किसी भी ओबीसी, एससी या फिर आप पीडब्ल्यूबीडी से कहीं से भी हो, तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहां पे अप्लीकेबल नहीं होगी। चलो अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। गाइस क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, हर जगह पर हर पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो अकॉर्डिंग टू आपकी क्वालिफिकेशन आपको जो है पोस्ट को चूज करना होगा, या फिर आप अगर पोस्ट चूज कर रहे हो तो आपको क्वालिफिकेशन आपकी चेक करनी होगी। तो जब भी आप पोस्ट चूज करोगे आपकी क्वालिफिकेशन का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। देखो, अगर आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्रोच कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, तो मल्टीपर्पज ऑफिस असिस्टेंट है, तो वहां पर जो है उसके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन से चलेगी, बट उसी के साथ उसकी प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए। कंप्यूटर स्किल्स डिजायरेबल है, मतलब अगर वो बैंकिंग में काम कर रहा है डेफिनेटली उसको प्रोफिशिएंसी जो है उसकी लोकल लैंग्वेज में तो होनी चाहिए, बिकॉज ये स्टेट वाइज एग्जाम होता है। याद रखना आरआरबी जो है वो स्टेट वाइज एग्जाम है, तो स्टेट वाइज एग्जाम में जो है आपका लोकल लैंग्वेज आपको आना बहुत जरूरी होता है। तो ये बात ध्यान से समझ के आप जो है अप्लाई करना। देन ऑफिसर स्केल 1 में असिस्टेंट मैनेजर जो होता है उसको भी वही क्राइटेरिया है, एक छोटा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्रेफरेंस दिए जाएंगे एग्रीकल्चरल, आईटी मैनेजमेंट, लॉ एंड इकोनॉमिक्स के बैचलर डिग्री वालों को। एंड यहाँ दोनों तरफ में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड आपको नहीं है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं ऑफिसर स्केल 2 के लिए। ऑफिसर स्केल 2 में आप देखोगे तो जनरल बैंकिंग ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉ ऑफिसर, ट्रेजरी मैनेजर एंड मार्केटिंग ऑफिसर। अब ध्यान रखना, जहां पर भी स्पेसिफिक दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे आईटी ऑफिसर बोला है ना, तो यहाँ पे आपको आईटी के रिगार्डिंग जो आपकी डिग्रीज है वो मैटर करती है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस होगा, आईटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है या कॉमर्स है। तो ये सारी चीजें ना आपको पता होनी चाहिए, मतलब ये आपके सेक्टर के अकॉर्डिंग होगा। वहां पर भी 50% डिजायरेबल है। यहाँ पर आपका बैंकिंग है तो 50% इन मेनली बैंकिंग, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, आईटी वगैरह। एंड देन चार्टर्ड अकाउंट की बात करूं तो डेफिनेटली चार्टर्ड अकाउंटेंट बोला गया तो सीए तो होना ही चाहिए। लॉ ऑफिसर की बात करोगे, लॉ डिग्री पास आउट होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप एडवोकेट हो, एडवोकेट को तो वैसे भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप एडवोकेट नहीं हो, आपके पास लॉ की डिग्री है, तो यू कैन अप्लाई एज अ 50%। 50% अगर आपके मिले हुए लॉ डिग्री में, तो आपको जो है एप्लीकेबिलिटी मिल जाती है। देन ट्रेजरी मैनेजर, ट्रेजरी मैनेजर के लिए क्या होगा, सीए या फिर एमबीए फाइनेंस होना चाहिए। एंड याद रखना हर जगह पे आपको एक्सपीरियंस जरूरी है। जब मैं जनरल बैंकिंग ऑफिसर की बात करता हूँ, 2 साल का जो है आपका पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑफिसर इन बैंक, एज अ ऑफिसर अपने बैंक में काम किया हो या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम किया हो। जब आईटी ऑफिसर की बात करूंगा तो आपको 1 ईयर का रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिलेवेंट फील्ड का मतलब यहाँ पे ये हो सकता है कि आप कोडिंग में काम कर रहे हो, आप किसी टेक्निकल फील्ड में काम कर रहे हो, तो वो जो रिलेवेंस एक्सपीरियंस है वो आपके पास होना चाहिए। देन अगर बात करूं चार्टर्ड अकाउंटेंट की, डेफिनेटली वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसको 1 साल के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस करनी होगी। एंड देन सीए एमबीए जो आपका ट्रेजरी मैनेजर के लिए है, वहां पर आपको 1 ईयर जो है आपकी रिलेवेंट फील्ड के अकॉर्डिंग जो है आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। मार्केटिंग ऑफिसर एमबीए होना चाहिए, मार्केटिंग की डिग्री है तो एमबीए डिग्री उसके पास कंपल्शन हो जाता है बैंकिंग में। एंड देन उसके पास भी 1 साल का जो है वो रिलेवेंट फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन ऑफिसर स्केल 2 में एग्रीकल्चरल ऑफिसर है। देखो एग्रीकल्चरल ऑफिसर आ गया, इट मींस व्हाट कि एग्रीकल्चरल, हॉर्टिकल्चरल, एनिमल हस्बेंडरी एंड देन वेट साइंस एंड देन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर एंड ऑल दोज डिग्रीज रिगार्डिंग टू द एग्रीकल्चरल सेक्टर, वो जो है यहाँ पे मायने रखती है। 50% आपकी डिग्री में होनी चाहिए। एंड देन 2 इयर्स का रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब यहाँ पे जो रिलेवेंट फील्ड है वो अकॉर्डिंग टू योर डिग्री एंड अकॉर्डिंग टू योर जॉब आपको जो है वो देखना होगा। देन ऑफिसर स्केल 2 के अंदर सीनियर, ऑफिसर स्केल 3 के अंदर जो सीनियर मैनेजर है, सीनियर मैनेजर के लिए बैंकिंग, एग्रीकल्चरल, आईटी, मैनेजमेंट एंड लॉ, उसके अंदर 50% होनी चाहिए। एंड हाँ, सीनियर मैनेजर के लिए जो एक्सपीरियंस है वो डायरेक्टली हो जाएगा 5 ईयर एज अ बैंक ऑफिसर। अब पहले से ही बैंक ऑफिसर हो तब जाके आप जो है सीनियर पोजीशन के लिए अप्लाई कर पाओगे, तो बैंक ऑफिसर होना कंपल्शन है आपके। चलो आगे जाते हैं। अब बात करते हैं फीस के बारे में। देखो गाइस, फीस के बारे में जब भी बात करनी हो तो फीस का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि फीस जो है वो जनरल एंड रिजर्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे देखोगे तो आपका ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 एंड स्केल 3, इन तीनों के लिए एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी में
₹175 है, एंड ऑल अदर इंक्लूडिंग जनरल 850 है, ठीक है। एंड ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो मल्टीपर्पज के लिए अप्लीकेबिलिटी थी, वहां पर SC ST PWD ESM एंड DESM में आपको 175 है, एंड ऑल अदर के लिए 850 है इंक्लूडिंग जनरल। यहाँ पे जनरल आ जाएगा और यहाँ पर भी जनरल आएगा। सो दिस मच ऑफ दी एप्लीकेशन फी, ये एप्लीकेशन फी यहाँ पर आपको पे करनी होगी। अच्छा गाइस, इसके आगे बढ़ने से पहले हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाले, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हाइल फॉर्म फिलिंग। तो इसके पहले एक चीज इंपॉर्टेंट है, आप एक बार जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि जिनको अभी भी IBPS RRB के एग्जाम के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, पता नहीं है, या उनको डिसाइड करना है कि ये एग्जाम मुझे चूज करनी है कि नहीं करनी है, उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बन जाएगा। तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपको ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट लगी हो, आपको अगर समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बात करते हैं गाइस। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर जो है, बेसिकली ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर आपको हर एग्जाम का स्ट्रक्चर अलग अलग मिलेगा। यहां पर मैं सिर्फ ऑफिस असिस्टेंट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। ऑफिस असिस्टेंट जो मल्टीपर्पज के लिए अप्लाई कर रहा है, उसकी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगी, सारी एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव टाइप है, और ये ऑनलाइन फॉर्म में होगी। यहाँ पर उनके लिए दो ही सब्जेक्ट होंगे, एक रीजनिंग और एक न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी का सीधा सीधा मतलब होता है मैथमेटिक्स। यहाँ पर जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन 40-40 दोनों तरफ है, 1 मार्क्स फॉर ईच, एंड यहाँ पे टाइम का फंडा अलग है, 25 मिनट्स एंड 20 मिनट्स। गाइज यहाँ पे ध्यान रखो, जब भी टाइम कम होता है ना, लेस टाइम होता है, तो आपका स्टडी प्लान इंपॉर्टेंट है, स्टडी प्लान इंपॉर्टेंट है, एंड पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है। और अगर ये आपको नहीं होता है ना गाइस, तो यहां पर आप जो है एग्जाम दे के, मतलब पॉसिबल नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि 25 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एंड 20 मिनट्स में 40 क्वेश्चन मैथ्स के सॉल्व करने हैं। दैट मींस यू नीड अ ट्रिक, यू नीड अ स्ट्रेटेजी, यू नीड अ प्लान। तो वो प्लान जानने के लिए, अगर आपको प्लान जानना है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पे टोटल जो है वो 80 क्वेश्चन होंगे, 80 मार्क्स होंगे, एंड टोटल 45 मिनट्स होंगे। सो यू कैन से दैट कि 45 मिनट्स के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे काउंट करूं, सो इट इज अराउंड 1.75 मिनट, मतलब 1 मिनट एंड 75 सेकंड्स। इतना टाइम जो है वो आपको 1 मिनट एंड 75 की 1 मिनट एंड 45 के आसपास जो है वो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए टाइम देना है। तो इतने आप जो है यहाँ पर स्मार्ट होने चाहिए, या फिर आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलो अब बात करता हूँ इसी ऑफिसर असिस्टेंट के लिए जो मेन एग्जाम होती है। इसके पहले हम लोग ने प्रीलिम्स की बात की, अब हम मेंस की बात कर रहे हैं। देखो, ऑफिस असिस्टेंट के लिए बात कर रहे हैं, मेंस की बात कर रहे हैं, मल्टीपर्पज वाला। अब ध्यान रखो, यहाँ पर सब्जेक्ट बढ़ जाएंगे। रीजनिंग तो है, रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम 50 मार्क्स। तो यहाँ पे मार्क्स स्ट्रक्चर जो है वो प्रपोर्शनेट हो जाएगा। कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, अगेन 40 क्वेश्चन हर जगह पे देखोगे 40 क्वेश्चन ही आपको दिखाई देंगे। डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ पे मार्किंग जो है वो अलग हो जाती है। 40 रीजनिंग में 40 के लिए 50 मार्क्स मिलेंगे, कंप्यूटर नॉलेज 40 में 20 मिलेंगे, 40 में 40 जो है वो जनरल अवेयरनेस के लिए मिलेंगे आपको। इंग्लिश लैंग्वेज में 40, एंड देन हिंदी लैंग्वेज में भी 40। गाइस यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज आ चुका है, और हिंदी लैंग्वेज के लिए आपको स्टडी जो है वो हिंदी की ग्रामेटिक्स वगैरह, हिंदी की ग्रामेटिक्स आपको समझनी होगी, तभी जाके आप हिंदी लैंग्वेज को जो है अच्छे से टैकल कर पाओगे एग्जाम में। न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स है, ऑफ कोर्स प्रीलिम से थोड़ा डिफिकल्टी होगा, प्रीलिम से थोड़ा सा हायर लेवल का ही होगा, थोड़ा सा नहीं बोलूंगा, अच्छा खासा हायर लेवल का होगा, क्योंकि ये जो है फाइनल में, मतलब मेन में ये बहुत ज्यादा टफ कर देते हैं, और पहले जो है वो नॉर्मल रखते हैं, आपको अंदर आने देंगे, एंड देन आपको टफ एग्जाम देंगे। तो यहाँ पर भी 40 मार्क्स के लिए आपको 40 क्वेश्चंस के लिए 50 मार्क्स मिलेंगे। गाइस यहाँ पर प्रोपोर्शनल टाइम भी चेंज है, जैसे कि आप देखोगे रीजनिंग के लिए आपको 30 मिनट्स मिले हुए टू सॉल्व 40 क्वेश्चंस, आपको 15 मिनट्स मिले हुए टू सॉल्व द कंप्यूटर नॉलेज। देखो कितना प्रिसाइजली प्लान करना होगा। 15 मिनट्स फॉर द जनरल अवेयरनेस, 30 मिनट फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज, 30 मिनट फॉर द हिंदी लैंग्वेज, 30 मिनट फॉर द न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो यहाँ पर नीचे जो तीनों भी है उनके लिए 30 मिनट्स दिए गए, और अकॉर्डिंगली टोटल टाइम जो है वो आपका 120 मिनट फॉर 200 मार्क्स एंड फॉर 200 क्वेश्चंस है। तो गाइस बहुत प्रिसाइजली और बहुत प्लान करके आपको जो है एग्जाम में जाना है। चलो नाउ नेक्स्ट, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर फॉर द ऑफिसर स्केल 1। यहाँ पर एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर, मतलब जो सिलेबस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा सेम है, बट थोड़ा सा अलग भी है। कैसे? यहाँ पर रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या है, आपको 40-40 क्वेश्चन आ रहे हैं, और 40-40 मार्क्स के लिए टाइम जो है वो 25 मिनट एंड 20 मिनट, सेम टू दैट वही है, और 80 मार्क्स 45 मिनट्स। बट यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर प्रिलिमिनरी की बात कर रहा था, अब मेन की बात करूंगा स्केल 1 के लिए। देखो यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें सेम ही है, बस डिफरेंस अगर देखोगे तो वैसे तो डिफरेंस कहीं भी नहीं है गाइस, सब कुछ सेम है, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। 30 मिनट, एंड देखो यहाँ पर 15 एवरीवेयर सेम, कुछ अलग हुआ ही नहीं। मतलब जो मेन एग्जाम है ऑफिसर असिस्टेंट के लिए और ऑफिसर स्केल 1 के लिए, दोनों के लिए जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सेम है, टाइम ऑलमोस्ट सेम है। और गाइस एक बात बतानी थी,
यहाँ पर 4A एंड 4B, प्रीवियस वाले में भी 4A एंड 4B था, वहां पर भी आपको जो है उनमें से एक चूज करना है। आप कौन सा भी एक चूज कर सकते हो। अगर आप हिंदी लैंग्वेज चूज करते हो, ग्रामेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो। ग्रामेटिक्स को याद करना हिंदी के, इट मींस इट इज अ टास्क। तो आपको वो चीजें ध्यान से चूज करनी होगी। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अब मैं बात करता हूं आगे ऑफिसर स्केल 2 के लिए। तो आपने एनिमेशन में देख ही लिया कि क्या बढ़ गया यहाँ पर। देखो यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन सब्जेक्ट आ चुका है, ऐड हो चुका है उसके साथ। तो बाकी की चीजें तो ऑलमोस्ट सभी सेम ही है, यहाँ पर मैं अलग से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। देखो सब कुछ सेम दिखाई दे रहा है, बस यहाँ पे एक चेंज हो रहा है कि डेटा इंटरप्रिटेशन का सब्जेक्ट आता है, और यहाँ पर 40 क्वेश्चन तो वही है, 30 मिनट्स आपको मिल ही रहा है। बस डिफरेंस यहाँ पे ये होगा कि डेटा इंटरप्रिटेशन ऐड हो जाएगा। अगेन यू कैन चूज वन ऑफ देम, कि 4A एंड 4B में से आप एक जो चूज कर सकते हो। चलो, और टोटल जो है 200 मार्क्स के लिए होता है, 120 मिनट्स होते हैं। नेक्स्ट बात करूंगा ऑफिसर स्केल 2 स्पेशल कैटेगरी के लिए। स्पेशल कैटेगरी मतलब जो अलग अलग प्रोफेशंस के होते थे ना, वहां पे एडवोकेट वगैरह, आईटी वगैरह सेक्टर के है, सीए एमबीए वगैरह सेक्टर के, तो ये स्पेशल कैटेगरी होता है। स्पेशल कैटेगरी में प्रोफेशनल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोफेशनल नॉलेज का एक टॉपिक होगा, एक सब्जेक्ट होगा, जिसके अंदर आपको 40 क्वेश्चन 40 मिनट। रीजनिंग में सेम, अभी देखो कि यहाँ पर रीजनिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड प्रोफेशनल नॉलेज, तीनों में भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, बट तीनों का टाइम अलग अलग है। ऊपर जो प्रोफेशनल नॉलेज और जो रीजनिंग है उसके लिए 30 मिनट दिए हुए हैं, एंड नीचे जो फाइनेंशियल अवेयरनेस है उसके लिए 15 मिनट दिए हुए। देखो उन्होंने भी जो टाइम एक प्रोपोर्शनली सेट किया हुआ है ना, वो अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ सब्जेक्ट सेट किया हुआ है। तो आपको भी उसी तरीके से आपका प्री प्लान रहना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज एंड अगेन हिंदी लैंग्वेज, यू कैन चूज वन ऑफ देम। एंड यहाँ पर भी 40 40 एंड 20 मिनट्स 20 मिनट्स, सॉरी 20 मार्क्स एंड 20 मार्क्स, एंड देन दे गिव्स यू 30 मिनट्स। आगे बात करता हूँ कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज हिंदी इंग्लिश दोनों में सब्जेक्टिवली है, आपको चूज करना है, आप चूज कर सकते हो। अब याद रखो, जो ऊपर चूज करोगे वही नीचे चूज हो जाएगा। मतलब आपकी इंग्लिश लैंग्वेज चूज करोगे तो सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में आ जाएंगे, अगर हिंदी चूज करोगे तो सारे हिंदी में आ जाएंगे। तो वो भी आपको ध्यान रखना होगा। देन यहाँ पर जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको 40 क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे एक ध्यान रखना, जब भी डेटा इंटरप्रिटेशन का सब्जेक्ट आता है, इट मींस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो मटेरियल है और डेटा इंटरप्रिटेशन का जो मटेरियल है वो 50-50 में डिवाइड हो जाएगा, या माइट भी 60-40 में डिवाइड हो जाएगा। अगर डेटा इंटरप्रिटेशन 60 या 40 के पैटर्न में आ जाता है, मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन 60% एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड 40%, तो आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी होगी। एंड टोटल टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 240 है, बट मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, सिर्फ 200 है। तो यहाँ पे आप प्लान कर सकते हो अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो वो आपको थोड़ा सा प्लानिंग करके जाना होगा, तब जाके आप जो है इस पेपर को अच्छी तरीके से क्रैक कर पाओगे। और इसके लिए प्रिपरेशन जो है वो 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले नहीं होती। अगर इसकी प्रिपरेशन आप पहले से करते आ रहे हो तो ही ये एग्जाम आपके लिए बनी हुई है, अदरवाइज ये एग्जाम आपके लिए बिल्कुल नहीं है। स्किप दैट थॉट। नेक्स्ट आगे देखते हैं ऑफिसर स्केल 3 के लिए, जो सीनियर मैनेजर के लिए था। यहाँ पर सीनियर मैनेजर ऑफिसर स्केल 3 के लिए आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे, रीजनिंग होगा, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे ध्यान रखिएगा 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स। अगेन पैटर्न तो सेम ही है, प्रोपोर्शनेटली आपको यहाँ पर मार्क्स अलॉट कर दिए। एंड देन दे गिव यू 30 मिनट्स फॉर द रीजनिंग, 15 मिनट्स फॉर द कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस। देखो सेम सब्जेक्ट के लिए उतना ही टाइम दिया है इन लोगों ने। इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिंदी लैंग्वेज अगेन चूज कर सकते हो वन ऑफ देम, 4A एंड 4B, एंड देन 30 मिनट्स फॉर द क्वांटिटेटिव डेटा इंटरप्रिटेशन। अगेन 200 मार्क्स का पेपर है एंड 200 टोटल मैक्सिमम मार्क्स है। टोटल क्वेश्चन 200 एंड टोटल मैक्सिमम मार्क्स भी 200, एंड टाइम आपका कितना होगा, 120 मिनट्स। नेक्स्ट गाइस, बहुत से लोगों को सवाल होता है एग्जाम के वक्त, सर नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पे आंसर है यस, आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, एंड दैट विल बी 1/4 ईदर, या आप बोल सकते हो 0.25। अब ये 0.25 जो है वो तो जाएंगे, लेकिन उसी के साथ आपका जो क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है ना, वो भी तो जाएगा ना, क्योंकि 0.25 तो प्रीवियस वाले के जा रहे हैं, ये प्रीवियस वाले के कट हो रहे हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन का जो मार्क्स होंगे वो भी तो चले जाएंगे ना गाइस। तो ये टोटल जो है वो आपके मार्क्स यहाँ पे लॉस हो जाएंगे। सो बी केयरफुल व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। जो आंसर करना है वही करो, जो श्योर हो उसी पे आंसर करो, अदरवाइज अटेम्प्ट ही मत करो, सीधी बात है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्म फिलिंग पॉइंट्स एंड टू बी टेकन केयर ऑफ। यहाँ पे ध्यान रखना है, बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर फाइल फिलिंग दी फॉर्म्स, बहुत सारी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है, बिकॉज यहाँ पे प्रोसीजर जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके रखा हुआ है। जैसे कि मैं बात करूं फोटोग्राफ अपलोड करना, सिग्नेचर अपलोड करना, यहाँ पे फोटोग्राफ के 2 प्रोसीजर्स होते हैं। एक तो पासपोर्ट साइज फोटो को स्कैन करना होता है विद दैट डीपीआई, जो डीपीआई उन्होंने बोली हुई है, जिन्होंने जितनी सेंटीमीटर की साइज बोली है वो साइज के अकॉर्डिंग करना होता है। देन कमिंग टू द सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, एवरीथिंग
सारी चीजों को यहाँ पे अपलोड करते वक्त आपको बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग कुछ इनमें से कुछ जो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में बहुत ज्यादा डाउट्स लोगों को होते हैं, तो इनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। चलो ना बात करते हैं फोटोग्राफ की। फोटोग्राफ की जो साइज है वो 4.5 सेंटीमीटर से लेके 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा, जिनको पता नहीं है कि इसको कैसे सेट करना है, तो गाइज आपके आपके डेस्कटॉप पे जो है पेंट करके एक ऐप होता है, पेंट करके एक सॉफ्टवेयर होगा आपके डेस्कटॉप पे ही होगा। उसके अंदर आप जो अपना फोटो सेट कीजिएगा, वहां पर आपको सारा जो आप ऊपर टैब में देखोगे तो आपको वहां पे जो है उसकी साइज सेट करने मिल जाएगी। वहां पे जाके साइज आप जो है साइज सेट कर सकते हैं। देन रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, मतलब आपके जो फोटोज है वो रिसेंट होनी चाहिए, नहीं तो आपका चेहरा कुछ अलग है और वहां पे फोटो कुछ बचपना वाला है तो वो नहीं चलेगा। बैकग्राउंड लाइट कलर्ड होना चाहिए, प्रेफरेबली व्हाइट, एंड फेस लुक स्ट्रेट एट कैमरा विद रिलैक्स एक्सप्रेशन। बाय द वे पासपोर्ट साइज फोटो ऐसे ही होते हैं, तो इतना इसका कोई टेंशन नहीं होता। देन लिफ्टिंग अवॉइड हार्श शैडोज इफ सनी हैव सन बिहाइंड और यूज शेड, सो ऑल दोस थिंग्स। यहाँ पे सीधी सी बात ये बोलनी है कि आपका फोटो जो है वो क्लियर होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, उनको दिखाई देने चाहिए कि आप ही हो, सीधी बात। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर फाइल साइज 20 KB से लेके 50 KB। अब ध्यान रखो 20 से 50 KB करते वक्त आप जो है सिर्फ साइज रिडक्शन करिएगा, उसको कंप्रेस करते वक्त उसका जो क्वालिटी है वो क्वालिटी रिड्यूस नहीं होना चाहिए, क्वालिटी शुड बी इंटैक्ट। अगर क्वालिटी रिड्यूस्ड हो गई, फोटो अगर क्लियर नहीं हुआ, तो आपको हॉल टिकट या फिर आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो वहां पे दिक्कत आ सकती है। देन 50 KB जो आपका स्कैनिंग टिप है वो 50 KB के बिलो होना चाहिए। एंड स्कैनर, अगर स्कैनर से करते हो तो बहुत बेटर हो जाएगा, अब जाके स्कैनर से करवा लो या फिर आप सीधे सीधे जो है अपने डेस्कटॉप पे कर सकते हो, तो बहुत आसानी से आप कर जाओगे। क्लैरिटी मस्ट बी क्लियर, मैंने बोला था क्लैरिटी होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए क्लैरिटी मेंटेन करो बस। चलो आगे जाते हैं। नेक्स्ट फोटोग्राफ कैप्चर ऑप्शन। अब यहाँ पे दूसरा, वहां पे जो था वो अपलोड करना ही था, बिसाइड्स दैट यहाँ पर एक है अपलोडिंग स्कैन फोटो। आपको क्या करना होगा, आपका लाइव फोटो कैप्चर करना होगा, मतलब जहां पे आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो वो भी आपको कैप्चर करना होगा। एक तो आप वेबकैम से कर सकते हो या तो आप मोबाइल फोन से कर सकते हो। वेबकैम से करोगे, कैप्चर फोटो सिलेक्ट करना है, वो तो उन्होंने प्रोसेस बता दिया है। वेबकैम एक्टिवेट्स टेक्स अ पिक्चर और फोटो ऑटो अपलोड्स टू एप्लीकेशन फॉर्म, ऑटो अपलोड हो जाता है, आपको कोई जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये वेबकैम का मतलब आपके डेस्कटॉप पे लगा होगा। अगर आप फोन से करते हो तो क्या करना पड़ेगा, पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा क्लिक हियर टू स्कैन, देन यू विल स्कैन क्यूआर। आपका मोबाइल का जो कैमरा ओपन करना होगा या क्यूआर स्कैन का ऑप्शन होता है आपके अपर पैनल में, वो यूज करो और उनका जो वो क्यूआर देंगे उसको स्कैन करना होता है, एंड देन यू कैन टेक योर फोटो एंड यू कैन अपलोड दैट फोटो। अब वो फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाता है। बट गाइस एक बात ध्यान रखिएगा, ये फोटो जब भी अपलोड कर रहे हो तो आपके सामने जो है, आपके सामने से लाइट आनी चाहिए, अदरवाइज ये फोटो ठीक से अपलोड नहीं होता। आपको बार बार जो है एरर आएगा और फोटो अपलोड नहीं होगा, तो आपको इन चीजों का ख्याल रखना होगा। चलो आगे बात करता हूँ। फोटो कैप्चर डूज एंड डोंट्स, मैंने अभी भी बोला भी आपको, कैप्चर फोटो अगेंस्ट द लाइट कलर्ड, अभी मैंने बोला स्टूड लुक स्ट्रेट एट अ वेब कैम एंड कैमरा, फोटोग्राफ शुड बी पासपोर्ट साइज। एंड डोंट्स क्या क्या है, डू नॉट वेयर कलर्ड ग्लासेस एंड सन ग्लासेस, हाँ तो कोई भी ऐसे फैशनेबल कुछ मत करना। अवॉइड शेडोज ऑन अ फेस, डिस्टॉर्टेड फेस और फेस कवर्ड विद मार्क्स। डू नॉट अपलोड साइज स्मॉल साइज और अनक्लियर फोटोज। डू नॉट टेक अ फोटो इन डार्क विद इम्प्रॉपर बैकग्राउंड। कुछ लोग नाइट के टाइम पे भी ट्राई करते हैं, तो गाइस वो ट्राई मत करना, ज्यादा करके सुबह के टाइम पे या दिन के टाइम पे ही, या जहां पर लाइट अच्छी है, लाइटिंग एनवायरमेंट है, वहां पर आप जो है फोटोज क्लिक करो और वो अपलोड कर दो। चलो आगे बात करते हैं थंब इंप्रेशन के बारे में। पुट लेफ्ट थंब इंप्रेशन ऑन द व्हाइट पेपर विद द ब्लैक और ब्लू पेन। गाइस याद रखो ब्लैक और ब्लू ही प्रेफर करना, अदरवाइज कोई भी कलर प्रेफर मत करो। एडिटिंग वगैरह मत करना, स्कैन जैसे करोगे वैसे के वैसे अपलोड कर दो। जेपीजी या जेपीजी फॉर्म में होना चाहिए, 240 बाय 240 पिक्सल होना चाहिए, दैट मीन 3 सेंटीमीटर 200 डीपीआई प्रेफर्ड। अब डीपीआई सेट करने से अच्छा है जो आप ये 3 सेंटीमीटर या पिक्सल जो है वो सेट कर लो, पेंट में जाके आपको इजीली वो सेट हो जाएगा। अगेन फाइल साइज वुड बी 20 to 50 KB। एंड देखो यहाँ पर समझो ऐसा है कि लेफ्ट थंब अवेलेबल नहीं है, कुछ हो सकते हैं हैंडीकैप पीपल, तो आप क्या कर सकते हो, राइट थंब यूज कर सकते हो और एनी अदर फिंगर स्टार्टिंग फ्रॉम द फोर फिंगर और दी ऑन दी लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड का फोर फिंगर भी यूज कर सकते हो अगर लेफ्ट हैंड नहीं है तो, बट देन वी हैव टू सबमिट दैट मेडिकल सर्टिफिकेट एंड ऑल दोस थिंग्स, आपको जो है वहां पे प्रूफ करनी पड़ेगी। If no fingers on the left hand, use right hand fingers, and if no finger, use the left toe impression. Then must specify finger and hand toe used in uploaded डॉक्यूमेंट। आपको वहां पे बताना पड़ेगा कि आप कौन सा फिंगर जो है वो यूज कर रहे हो। बट गाइस याद रखो, जिनके पास भी लेफ्ट थंब है वो राइट थंब यूज ना करे, सीधे सीधे लेफ्ट थंब ही यूज करे। जिनके पास वो एबिलिटी नहीं है, दे कैन यूज योर राइट, दे कैन यूज देयर राइट थंब और एल्स फोर फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। हैंड रिटन डिक्लेरेशन, आपको एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन देना होता है, राइट डिक्लेरेशन इन इंग्लिश ओनली।
व्हाइट पेपर विद द ब्लैंक इंक एंड जेपीजी एंड जेपीजी फॉर्मेट में। हाँ, अब अगर इसको आपको इसका फॉर्मेट चाहिए तो मुझे आप बता दीजिए, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करिएगा, ठीक है। 800 टू 400 पिक्सल होना चाहिए, 800 बाय 400 पिक्सल के अंदर ये जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो आना चाहिए। एंड गाइज याद रखो, ये जो है 50 टू 100 केबी के बीच में आना चाहिए, क्योंकि ये डिक्लेरेशन है तो अच्छा खासा पेज होगा, तो उसकी वजह से इसका जो केबी है वो हाई हो सकता है। देन 100 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर या 200 डीपीआई प्रेफर्ड होगा। ध्यान रखिएगा, ये डीपीआई सेट करते वक्त थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगा, मैं अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ, पिक्सल में सेट करिए या फिर सेंटीमीटर में सेट करिए। रिटन इन कैंडिडेट्स ओन हैंड राइटिंग, यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओन हैंड राइटिंग के फॉर्म में होना चाहिए, आप खुद लिखो, कि और से ना लिखवाओ। अगर आप ऐसा करोगे और वहां पे जाके अगर वो वेरीफाई नहीं हुआ तो आप फंस जाओगे। टेक्स्ट नॉट इन कैपिटल लेटर्स यूज नहीं करने हैं। एंड इफ कैंडिडेट कैन नॉट राइट, डिक्लेरेशन कैन बी टाइप विद द लेफ्ट थंब इंप्रेशन बिलो। यहाँ पर आप अगर लिख नहीं पाते तो आप जो है डिक्लेरेशन जो है वो थंब देके भी कर सकते हो, तो ये दूसरों से लिखवाना पड़ेगा या टाइप करना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू गिव अ थंब, लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको देना पड़ेगा। एनी डेविएशन, अच्छा यहाँ पे लेफ्ट थंब देने का रीजन ये है कि आप सीखे हुए नहीं हो, आपने पढ़ाई नहीं की, आपको लिखना नहीं आता, दैट सिंपली मीन्स कि आपको कुछ भी ये नहीं आता, समझ में नहीं आता। एनी डेविएशन, डिफरेंट लैंग्वेज, हैंड राइटिंग, सिग्नेचर बाय समवन एल्स विल इनवैलिड दी एप्लीकेशन। अगर आप दूसरा लैंग्वेज यूज करोगे, दूसरा हैंड राइटिंग यूज करोगे तो वो इनवैलिडेट हो जाएगा, सिंपल। देन सर्टिफिकेट अपलोडिंग गाइड, सर्टिफिकेट कौन से अपलोड करने हैं, एसएससी का हो सकता है, एसएसएलसी हो सकता है, 10th स्टैंडर्ड हो सकता है, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड दूसरा सर्टिफिकेट यूडीआईडी अगर आपको देना है, मतलब अगर जरूरी है तो ही देना, आधार कार्ड नहीं है तो ही देना पड़ता है, अदरवाइज देने की जरूरत नहीं पड़ती। अदर सर्टिफिकेट्स अगर आपको अप्लीकेबल है, जैसे कि आप सीए हो, एमबीए पास आउट हो, तो वो सर्टिफिकेट्स भी आपको यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। ये सब सारे के सारे पीडीएफ फॉर्म में होनी चाहिए, A4 साइज होनी चाहिए, एंड मस्ट नॉट एक्सीड 500 केबी। अब कुछ लोग बोलेंगे A4 साइज नहीं होता वगैरह वगैरह, वो ठीक है, सिर्फ बोला गया है, आप अपलोड कर दो, 500 केबी के नीचे रखो, अपलोड हो जाता है, तो उसका उसका कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे डीपीआई एडजस्ट करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज पीडीएफ है, डीपीआई का कोई सवाल नहीं आता, आपको सिर्फ साइज का ख्याल रखना होगा। देन क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी क्लियर एंड रीडेबल, यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है वो क्लियर और रीडेबल होनी चाहिए। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो ब्लर फॉर्म में अपलोड नहीं करना है, तो स्कैन अगर आपके पास अच्छा सा स्कैनर नहीं है तो जाके साइबर कैफे में कर लो या किसी और से करवा लो, लेकिन इसको फोटो के बेस पे मत डालना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच इज वेरी लाइक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लान करते वक्त कट ऑफ बड़ी मैटर करती है, तो थोड़ा सा कट ऑफ पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे कट ऑफ की बात करेंगे 2024 के अकॉर्डिंग जो है ये डेटा है, सो 2024 का ये डेटा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कट ऑफ की बात करेंगे। आरआरबी प्रीलिम्स जो है, जो ऑफिसर असिस्टेंट की बात कर रहा था, इस प्रीलिम के केस में मैं बात करूं तो आंध्र प्रदेश के लिए 40 था, देन आप देख सकते हो हरियाणा का सबसे हाईएस्ट था 61.75, एंड तेलंगाना वाज द लोवेस्ट वन। जो भी महाराष्ट्र से है इस बार वीडियो देख रहे हैं तो याद रखिए अपने लिए 55, मतलब पकड़ के चलो, अगर मैं 55 काउंट करता हूं तो कम तो होना नहीं चाहिए, ज्यादा ही होगा। यहां से अगर ज्यादा ही होगा तो समझ के चलो कि 58, या आप पकड़ो आपको 60 टारगेट करनी है, 58 या 60 टारगेट करनी है, और अगर इनको टारगेट करना है तो आपको 65 का एक्चुअल टारगेट मेंटेन करना होगा, और तब जाके आपको ये टारगेट अचीव होगा, क्योंकि 65 का टारगेट रखोगे तभी जाके ये टारगेट अचीव करना पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो सकता। देन यहाँ पे आरआरबी के पीओ की कट ऑफ बात करूं तो पीओ के कट ऑफ में देखो सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश हाईएस्ट था, एंड लोवेस्ट जो था अगेन तेलंगाना, तेलंगाना का नॉर्मली लोवेस्ट ही होता है, एंड हरियाणा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का हाईएस्ट निकल गया। अगेन यहाँ पर महाराष्ट्र का बहुत ज्यादा हाईएस्ट है, 72 है, तो गाइज याद रखो ये 72 है, मतलब यू शुड बी एट 80, आपका एक्चुअल जो है वो 80 आना चाहिए, तब जाके आप जो है इसको अचीव कर पाओगे, अदरवाइज 72 अचीव करना इज नॉट दैट इजी, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी आरआरबी पीओ सेक्शनल कट ऑफ बात करता हूं तो यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी मैटर करती है, सेक्शनल कट ऑफ के साथ आपकी मेन कट ऑफ आनी चाहिए। मैक्सिमम मार्क 40 है, अगर एससी एसटी ओबीसी या एनसीएल पीडब्ल्यूडी से हो तो 3.75 होनी चाहिए, और अगर सेक्शनल कट ऑफ जनरल के लिए बात करोगे तो 6 होनी चाहिए, डेफिनेटली ज्यादा ही होगी, जनरल कैटेगरी में ज्यादा ही होती है नॉर्मली। एंड कंप्यूटर नॉलेज ये सब के लिए अगर देख रहे हो तो 40 टोटल मार्क्स है, एंड इनकी परसेंटेज 4.25 फॉर द कंप्यूटर नॉलेज, 1% फॉर द जनरल अवेयरनेस, ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाता है, बट अगेन यहाँ पर बात करूं तो रिलैक्सेशन कहां तक मिलेगा, अगर यहाँ पे 1% बोला है तो यू कैन से दैट कि आपको तो एटलीस्ट 3% का टारगेट रखना ही होगा, और अगर 1.75 यहाँ बोला है तो आपको 2.25 का टारगेट रखना ही होगा, एनीवे यू हैव टू डू दैट, अदरवाइज ये डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। नाउ ये परसेंटेज में बात कर रहा हूं तो वहां पे मार्क्स भी बढ़ जाएंगे ना, 40, अगर यहाँ पे 40 की बात करूँ तो 7.50%,
जो है वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में आनी चाहिए। देखो इंग्लिश लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट है। और यस गाइस, आपके लिए गुड न्यूज ये है कि मैं चैनल पे इंग्लिश लैंग्वेज के सारे लेक्चर्स अपलोड करने वाला हूँ। इन डेप्थ एडवांस, बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ बताने वाला हूँ। तो आप जो है वीडियो चैनल पे देख सकते हो एंड लेक्चर से सीख सकते हो। चलो, और अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बोल देना, आई एम देयर टू हैंडल इट। 11 जो होगा, 11 का कट ऑफ आपको जनरल के लिए मिलेगा, ईडब्ल्यूएस के लिए मिलेगा। हिंदी लैंग्वेज में 11.25। मैंने पहले ही बोला है, हिंदी लैंग्वेज लोगे दैट इज अ टास्क, वो सबसे ज्यादा डेंजर है। और उसमें कट ऑफ जो है वो 14.25 की होगी। इफ यू नीड, आप हिंदी लैंग्वेज के लिए भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसके भी अपलोड कर दूंगा वीडियो, ठीक है। यहाँ पे 4 AB दोनों भी है, तो यहाँ पे आप एक ऑप्शन चूज कर लो, उसके अकॉर्डिंग आपके पेपर्स होने वाले। क्वांटिटी एप्टीट्यूड 40 होता है, 3.50 का टारगेट है, मतलब SC ST OBC के लिए, एंड अदरवाइज जनरल के लिए 5.50 का कट ऑफ टारगेट होगा। चलो आगे बात करता हूँ IBPS क्लर्क के बारे में। क्लर्क और प्रीलिम्स की कट ऑफ देखोगे तो यहाँ पर मैं मेनली बात करूंगा आंध्र प्रदेश 54%, जो कि लोवेस्ट था, एंड राजस्थान वाज दी हाईएस्ट। राजस्थान में आरआरबी क्लर्क का जो प्रीलिम्स होता है वहां पे हाईएस्ट मिला। और महाराष्ट्र का तो एज ऑलवेज जो, मतलब क्या कहने हैं, यहाँ पे तो हाईएस्ट ही होता है हमेशा। तो 71.25 इज दी कट ऑफ। नाउ आरआरबी क्लर्क फाइनल जो है, फाइनल का कट ऑफ देखोगे तो यहाँ पर हाईएस्ट कट ऑफ 62.66 है, और लोवेस्ट कट ऑफ 41.88 है। और हाईएस्ट जो है वो राजस्थान का है, लोवेस्ट जो है वो मिजोरम का है। एंड यहाँ पर हाईएस्ट कट ऑफ बात करूंगा जो है वो महाराष्ट्र के लिए है, और यहाँ पर लोवेस्ट कट ऑफ जो है वो नागालैंड के लिए। तो याद रखिए ये चीजें, दोनों चीजें जो है आपको काम आएगी। महाराष्ट्र की कट ऑफ आप ध्यान रखिए, महाराष्ट्र की कट ऑफ आपके लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी यहाँ पर। सो गाइस, दिस मच ऑफ द कट ऑफ, ये सारी कट ऑफ जो है वो हम लोग ने डिस्कस कर ली। अच्छा गाइस, यहाँ पर और मैं बात करना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी प्लानिंग स्ट्रेटेजी या एग्जाम को क्रैक कैसे करना है, एग्जाम के बारे में प्रिपरेशन कैसे करना है, सब्जेक्टिवली आगे के लिए आप प्लान कर रहे हो, इस बार का अटेम्प्ट आप देने के लिए ट्राई कर रहे हो, अभी मुझे प्लान क्या करना है, कैसे मुझे क्वेश्चन को देखना है, अगर मेरा प्रिपरेशन हो चुका है देन व्हाट आई शुड डू, ये सारी चीजें का अगर क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो you can mention in the comment box, you can demand that video, I can upload that video. So guys, अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगी हो, आपने सारी इन्फॉर्मेशन देख ली हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपकी जो भी सजेशंस है, एडवाइस है, ऑलवेज वेलकम। एंड गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबा दो, सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।